सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। पुराने वक्तों की बात है कि दिल्ली के दो बड़े दिफा थे, साम और सावन। दिल्ली में सावन का महीना बहुत सख्त होता था। मॉनसून शुरू होते ही आसमान कह लें कि दरिया बन जाता था और वो जो बारिश थी वो दिल्ली के इर्द गिर्द के इलाकों को दलदल बना देती थी। और यूँ होता क्या था, फ़ौजी गाड़ियाँ और जो घोड़े हैं वो मफलूज होकर रह जाते थे और बारिश के बाद हब्स और हैज़ा दोनों फ़ौज पर हमला कर देते थे। सिपाही वर्दी उतारने पर मजबूर हो जाते थे, लेकिन आफत कम नहीं होती थी। ये मुसीबतें अभी जारी होती थीं कि परदेसियों पर मच्छर भी हमला कर देते थे और इस तरह जो लश्कर है वो मलेरिया में भी मुब्तला हो जाता था। हमलावर फ़ौज के जो सिपाही मलेरिया से बच जाते थे वो पता है किसका निशाना बनते थे? कोबरा सांपों का। अच्छा, मशहूर है कि उस वक्त दिल्ली के इर्द गिर्द लाखों की तादाद में कह लें कि कोबरा सांप थे। हिंदू चूँकि आपको पता है कि सांप को देवता मानते थे, इसलिए वो सांप को मारते नहीं थे, इसीलिए दिल्ली के मज़ाफ़ात सांप का घर बन चुके थे। अब ये सांप भी ना मलेरिया की तरह कह लें कि तख्त के मुहाफ़िज़ थे। ये हमला आवरों की बाकी जो मानदा फ़ौज है उसको डस लेते थे। अच्छा, ये जो सांप हैं ये तैमूर के लिए भी मसला बने और जब 1857 की जंग उसके बाद अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्ज़ा किया तो ये उनके लिए भी बहुत बड़ा कह लें कि चैलेंज बन गए। अच्छा, अंग्रेज़ सिपाही रोज़ दिल्ली में किसी न किसी कोबरे का निशान बन जाते। आपको आज भी दिल्ली के जो गोरा कब्रिस्तान है ना, वहाँ पर ऐसे सैकड़ों अंग्रेज़ों की कब्रें मिलेंगी जिनकी मौत इस सांप के डसने से हुई थी। अंग्रेज़ दिल्ली के सांपों से तंग आ चुके थे। अब हुआ क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। उन्होंने सांपों से ना निमटने के लिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्कीम, बड़ी दिलचस्प स्कीम बनाई। अंग्रेज़ों ने दिल्ली के मज़ाफ़ात में सांप मारे और इनाम हासिल करें, सांप मारे और इनाम पाएँ का ऐलान कर दिया। अच्छा, अंग्रेज़ जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो सांप मारने वालों को नकद इनाम देते थे। अब ये इनाम जो था ना चंद दिनों में तिजारत बन गया। दिल्ली के लोग कोबरा मारते और उसकी लाश डंडे पर लटकाते और असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर के सामने खड़े हो जाते और होता क्या कि सांप गिन कर उन्हें इनाम की रकम दी जाती, यानी जो जितने सांप मारता उसको उतनी रकम मिलती। अब ये सिलसिला चल पड़ा। सैकड़ों लोगों ने ना कारोबार बना लिया, इस कारोबार से वाबस्ता हो गए वो लोग। दिल्ली में कह लें कि सांप ही कम होने लगे। यहाँ तक कि ऐसा वक्त आ गया जब सांप के शिकारी सारा दिन मारे फिरते, लेकिन कुछ सांप उनके हत्थे ना चढ़ता। अब भी सूरत हाल में उन लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि सांप मारना उनका रोज़गार बन चुका था, कारोबार बन चुका था। अब इन लोगों को सांप पकड़ने के सिवा कह लें कि कुछ आता भी नहीं था और दिल्ली में सांप ख़त्म होते जा रहे थे। इन लोगों ने ना एक बड़ा अच्छा सलूशन निकाला, दिलचस्प किस्म का हल निकाला। सपेरों ने ना घरों में सांप पालने शुरू कर दिए। ये घरों में सांप पालते और वो सांप जब सरकारी साइज़ के बराबर हो जाते तो क्या करते जी, एक सांप मारते, उसकी लाश लेकर असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर पहुंचते, इनाम लेते, घर वापस आ जाते। अरे सपेरों का जो रोज़गार है ना, कह लें कि एक बार फिर से चल पड़ा। लेकिन ये जो राज था ना, ये ज़्यादा दिनों तक राज नहीं रह सका। अंग्रेज़ों को इस कारोबार का पता चल गया। अच्छा, वाइसरॉय ने मीटिंग बुला ली। उस मीटिंग में सपेरों को इनाम देने की स्कीम ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया गया। अब अंग्रेज़ सरकार ने अपने नौकरों के ज़रिए दिल्ली के मज़ाफ़ात में ऐलान करा दिया कि कल से सांप मारने वाले किसी शख्स को अब कोई इनाम नहीं मिलेगा, कोई चक्कर नहीं है। अब ये जो ऐलान है ये सांप पकड़ने और मारने वालों के सर पर समझ ले कि बाकायदा हथौड़ा बनकर लगा। और वो लोग क्या हुआ, मायूस हो गए। उस वक्त उन लोगों के कब्ज़े में ना लाखों सांप थे। उन लोगों ने क्या किया, मायूसी के आलम में वो सारे सांप खुले छोड़ दिए। वो सांप दिल्ली और उसके मज़ाफ़ात में फैल गए। ये सांपों की कह लें कि नस्ल कुशी के दिन थे और सांपों ने अंडे बच्चे दिए और यूँ दिल्ली में इंसान कम और सांप ज़्यादा हो गए। अच्छा, अंग्रेज़ों ने तहकीक की तो उन्हें पता चला कि ये जो सांप थे ना, ये इनामी स्कीम से पहले के सांपों से 10 गुना ज़्यादा थे। अब इस सूरत हाल से एक इस्तिलाह ने जन्म लिया और वो क्या थी, कोबरा इफ़ेक्ट। आपने सुना होगा, आज भी जब किसी बुराई को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है और उसकी कोशिश के नतीजे में आप समझ लें वो बुराई जो है वो दुगनी हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, कोबरा इफ़ेक्ट। अब हमारी सियासत का हाल भी ऐसा ही है, इसी वाक़े की तरह, जहाँ हमारे सो कॉल्ड रहबर मुल्क की मसाइल को हल करने की कोशिश का यकीन दिलाते हैं बज़ाहिर,
यकीन दिलाते हैं, लेकिन हकीकत में हमारे सो कॉल्ड रहबर मसाइल को जानबूझकर बढ़ा देते हैं ताकि अपने अपने मुफादात हासिल कर सकें, और इन मुफादात में इक़्तिदार का हसूल और मुखालिफिन को अवाम की नज़रों में रज के गिराना जितना गिरा सकें, और अपनी सियासत को रज के चमकाना जितना चमका सकें। अब बाज़ औक़ात तो रहबर हमारी सियासत को ज़िंदा करने के लिए अपने मुखालिफिन को कह लें उनकी मुश्किलात में या तो इजाफा करते हुए नज़र आते हैं या फिर सिर्फ उन मुश्किलात पर अपने सियासी हरीफ का तमाशा देखते हुए नज़र आते हैं। जैसे कि अपोजिशन महंगाई को लेकर क्या कर रही है, अवाम की मुश्किलात को क्या कम कर रही है? नहीं, बल्कि उनकी मुश्किलात का हल निकालने के बजाय जलती पर तेल का काम करती, क्योंकि इनका जो मिशन है, इनका जो हदफ है, जो टारगेट है, वो सिर्फ अपने मुखालिफिन को नीचा दिखाना है और रज के नीचा दिखाना है। अब कौमी मफाद से सबको पता है कि इनका कोई लेना देना नहीं है, इनको अपने अपने मुफादात की पड़ी हुई है। अब इसमें कोई दो राय भी नहीं कि महंगाई का जो अजाब है बाकायदा वो अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है, और हुकूमती वज़रा इस बात का एतराफ़ भी करें, लेकिन अपोजिशन बजाय इसके कि हुकूमत को कोई मशवरा दे दे, मदद करने की बजाय अब एहतजाज कर रही है। और हुकूमत के बकौल अपोजिशन ने बढ़ती महंगाई के चक्कर में हुकूमत को चक्कर देने के लिए एक बार फिर से अपने उसूलों की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, क्योंकि हुकूमत को ये लगता है कि वो नून लीग जिसने पीपल्स पार्टी को उसूल तोड़ने पर PDM से बाहर किया, अब वही नून लीग इसी पीपल्स पार्टी को अपने करीब लाने की कोशिश कर रही है। और वाकिफ़ाने हाल क्या कहते हैं, ज़रा ये भी सुन लीजिए कि बिलावल ने कराची में जो जलसा किया था ना, उसमें उन्होंने अपनी तकरीर में हुकूमत को तो हदफ़े तनकीद बनाया ही था, लेकिन बिलावल ने हमेशा की तरह इस बार PDM और नून लीग पर कोई तनकीद नहीं की। क्यों नहीं की? क्यों कि शायद अंदर खाते पीपल्स पार्टी और नून लीग के आपस में ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, बेहतर से बेहतरीन हो रहे हैं। कैसा रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में एक बार फिर से जो कुर्बतें हैं वो बढ़ने लगी हैं, और राना सनाउल्लाह साहब ने महंगाई और पीपल्स पार्टी से मुतालिक अपनी राय का इजहार भी किया है। ज़रा उनका क्लिप चलाइएगा। सुना आपने राना सनाउल्लाह साहब का, अब इनकी बातों से लग ये रहा है कि जी इनका जो दिल है वो पीपल्स पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बड़ा नरम हो गया, बड़ा सॉफ्ट हो गया, क्योंकि जब सहाफ़ियों ने इनसे पीपल्स पार्टी से मुतालिक जो सवाल किया था ना, तो राना साहब ने उसका जवाब ये दिया था कि पीपल्स पार्टी चाहे PDM में शामिल हो या फिर ना हो, लेकिन वह हुकूमत को टफ टाइम ज़रूर दे। यानी राना साहब के बकौल पीपल्स पार्टी या कोई भी अपोजिशन जमात हो, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म अंदाज में अपनी अपनी जो हिकमत अमली है वो तरतीब देकर अपने मुहिब वतन होने का सबूत दे। अब राना साहब की हुब्बुल वतनी को लेकर ये जो उनका बयान है, इसको मुस्बत भी लिया जा सकता है और मनफी भी लिया जा सकता है, मुस्बत भी और मनफी भी। शायद राना साहब पीपल्स पार्टी को ये इशारा दे रहे हैं कि जी अगर उन्होंने सेनेट में हुकूमती वोटों से अपना अपोजिशन लीडर मुंतखब कराने वाली गलती दुरुस्त करनी है तो वो आगे हुकूमत के ख़िलाफ़ अपना किरदार अदा कर दें। यानी राना साहब पीपल्स पार्टी से हुकूमत गिराने के लिए मदद मांग रहे हैं, और राना साहब का पीपल्स पार्टी से मदद मांगना इस बात का इंदिया दे रहा है कि हो ना हो पीपल्स पार्टी और नून लीग में एक बार फिर से नज़दीकियाँ और कुर्बतें बढ़ने लगी हैं। और अब ये खबरें भी गर्म हैं जी कि अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में बाकायदा राब्तों का आगाज़ हो गया है। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह साहब से पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शबाशिफ साहब ने टेलीफोनिक रब्ता किया है, और ज़राए का कहना ये है कि जी दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल है इस टाइम पे, ख़ासतौर पे महंगाई और जो अपोजिशन जमातों का एहतजाज है और अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करने के हवाले से बाकायदा डिटेल डिस्कशन हुई है, तबादला ख्याल किया गया है। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान साहब तो अगली बार नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो मुश्तरका हुकूमत है ना वो देख रहे हैं, उनको नज़र आ रहा है। और मंजूर वसान समझते हैं कि अब इलेक्टेड का वक्त आने वाला है, और वो इस खदशे का भी इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये महीना उन्हें बड़ा ख़तरनाक लग रहा है, और कहते हैं कि जी इलेक्शन होंगे और जिसकी जितनी सीटें होंगी उसके बाद तय किया जाएगा कि किसको हुकूमत मिलनी है और किसको नहीं मिलनी है। और हो सकता है कि आइंदा सेटअप में पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे हुकूमत करें। अब नाज़रीन मंजूर वसान की इस बात पर अगर गौर करें ना तो लग ये रहा है कि आने वाले वक्त में ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी एक बार फिर से बहुत ज़्यादा करीब हो जाएंगे और आइंदा इलेक्शन इकट्ठे लड़ेंगे, हो सकता है, क्योंकि 2008 के जो आम इंतखाबात हैं उसमें भी पीपल्स पार्टी की बनने वाली हुकूमत के इब्तदाई दिनों में आपको याद होगा नून लीग भी पीपल्स पार्टी की उस हुकूमत में शामिल थी। अब अच्छा ये जो मंजूर वसान साहब हैं इन्होंने बढ़ती महंगाई को देखते हुए भी ये पेशगोई की है कि उन्हें आने वाले वक्त में कप्तान का मुस्तकबिल बहुत ख़राब और खिलाड़ियों का मुस्तकबिल अच्छा नज़र आ रहा है। मज़ीद वो ये फरमाते हैं कि जी कुछ वज़रा
इनके फैसलों से मुत्तफिक नहीं है, मुश्किल वक्त में अपने भी साथ छोड़ जाते हैं और जब कश्ती डूबने वाली होती है ना तो बहाना बनाकर लोग जाने लगते हैं। अब ये मंजूर वसान साहब की जो बातें हैं इनसे लग ये रहा है कि आने वाले वक्त में हुकूमत के बहुत से खिलाड़ी पीपल्स पार्टी के साथ शामिल हो जाएंगे। और मंजूर वसान साहब ने बलोचिस्तान की तरह पंजाब और KPK में भी बाकायदा इशारा दिया है तब्दीली का। और अब लग ये रहा है कि जी आने वाले वक्त में शायद अपोजिशन मजबूत होने की कोशिश करके हुकूमत को महंगाई के सहारे कह लें कि घर भेजने की पूरी कोशिश एटलीस्ट करेगी। अच्छा, वज़ीर आला सिंध भी हुकूमत को इनकी कह लें कि मिस मैनेजमेंट पर खुलकर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इनका ज़रा क्लिप चलाइएगा। अरे सुना आपने मुराद अली शाह साहब को, अब तो वज़ीर आला को भी मेरे ख्याल से हवाओं का ज़रूर तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। मुराद अली शाह हुकूमत की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कह रहे हैं कि अब जब भी इंतखाबात हुए तो हम तहरीक इंसाफ की ज़मानतें ज़ब्त करवाएंगे। और मज़ीद क्या कहते हैं जी, 2018 में तहरीक इंसाफ जिस तरह जीती है वो सबको मालूम है। तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग पीपल्स पार्टी में आएंगे, यानी वही बात जो इससे पहले मंजूर वसान साहब ने कही, वही बात मुराद अली शाह साहब ने भी कह लें कि दोहरा दी है, वही बात कह दी। खैर, अब मुराद अली शाह साहब भी हुकूमत पर कह लें कि तनकीद के तीर बरसाते हुए नज़र आते हैं। क्या कहते हैं जी कि मौजूदा हुकूमत ने सब कुछ तबाह कर दिया, ये हुकूमत जो काम करती है उसको ख़राब कर देती है, सीधा जो सादा मामला होता है वो भी हुकूमत ख़राब करके मुल्क का इमेज ख़राब करने का बाइस बनती है। अब इस नाहल टोले को हटाने का वक्त आ चुका है। वज़ीर आला सिंध ने ये कहा है कि जी विफाक हमारे हवाले कर दें और अगली बार विफाक भी पीपल्स पार्टी के पास होगा और अवाम की इस नाअहल हुकूमत से जान छूट जाएगी। अब पीपल्स पार्टी हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ी कॉन्फिडेंट कह लें या पुरएतमाद नज़र आ रही है। शायद इसकी वजह ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे आ रहे हैं। लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब से बिलावल से मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर क्या कहा कि नो कमेंट्स। ज़रा क्लिप चलाइएगा। सुना आपने शहबाज शरीफ साहब को, वो क्या कहते हैं जी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक के अदम एतमाद का वक्त अभी नहीं आया, लेकिन आने वाले दिनों में हुकूमत को मौका नहीं देंगे। और क्या कह रहे हैं जी कि हुकूमत ने जितने वादे किए उनमें से कोई वादा पूरा नहीं किया। रियासत मदीना के जो दावे थे वो करने वालों ने उलट काम किए। खौफ आता है कि आने वाली हुकूमत किस तरह तबाह हाल मईशत बहाल करेगी। अच्छा, पीपल्स पार्टी के सवाल पर जवाब देते हुए शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि पार्लियामान में नून लीग को PP और ANP का ताउन हासिल है। अब नाज़रीन, महंगाई का जो जिन है वो आज़ाद घूम रहा है। अब ऐसे में अपोजिशन हुकूमत चढ़ाई कर रही है और इसका दबाव शौकत तरीन साहब पर भी नज़र आ रहा है। ज़रा क्लिप चलाइएगा, देखिएगा, सुनिएगा। अरे सुना आपने शौकत तरीन साहब को। शौकत तरीन साहब इस वक्त महंगाई के ख़ात्मे के लिए कह लें कि पूरी कोशिश कर, इसको कहते हैं जी सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन मईशत के हालात कह लें कि इतने पेचीदा हो चुके हैं कि फ़िलहाल इस बहरान से निकलना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा फ़िलहाल। अच्छा, मुशीर ख़जाना पर कितना दबाव है ये आपने इनको देखा, इनकी बॉडी लैंग्वेज से बड़ी क्लियर चीज़ है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज और जो आपके चेहरे के तासुरात होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, वो बहुत कुछ बता देते हैं। अब जो शौकत तरीन साहब है मईशत को गलत सम से दुरुस्त सम पर लाना चाहते हैं। इस कोशिश में हुकूमत कभी कामयाब हो जाती है कह लें और कभी बहुत ही नाकाम होती दिखाई देती है। अब इसी को देखते हुए राजा परवेज़ अशरफ साहब कहते हैं कि हुकूमत से कोई काम सही तरीके से नहीं होता, ये लोग कोई काम दुरुस्त तरीके से नहीं कर सकते। ज़रा उन्हीं के अंदाज में सुनेगा, क्लिप चलाइएगा। अच्छा, सुना आपने राजा परवेज़ अशरफ साहब को। अच्छा, इस वक्त पीपल्स पार्टी हो या फिर नून लीग हो, दोनों जमातें महंगाई पर हुकूमत को टारगेट कर रही हैं। अब हुकूमत लाख छुपाए कि जी वो अपोजिशन के प्रेशर में या दबाव में नहीं आएगी, लेकिन ऐसे लग रहा है कि हुकूमत कहीं ना कहीं एटलीस्ट महंगाई को लेकर दबाव में ज़रूर आ गई है, क्योंकि उनको पता है कि महंगाई तो है, ये तो झूठ नहीं बोल रहे वो। अब वो जिस मकसद के लिए भी बात कर रहे हैं, आवाम की मोहब्बत में कर रहे हैं या अपने अपने उल्लू सीधा करने के लिए करें, वो एक अलग डिबेट है, वो एक अलग सब्जेक्ट, इसको डिस्कस किया जा सकता है इन डिटेल। लेकिन हुकूमत इस बात को डिनाई नहीं कर सकती कि जी महंगाई नहीं है, महंगाई नामी चीज़ नहीं है जो हमको परेशान कर रही है। तो लिहाजा हुकूमत महंगाई को लेकर एटलीस्ट दबाव में ज़रूर है, और हुकूमत का दबाव में आना मेरे ख्याल से फितरी है, बिल्कुल फितरी है, क्योंकि महंगाई को कंट्रोल करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है ना, हुकूमत की ज़िम्मेदारी, अपोजिशन की ज़िम्मेदारी नहीं है। अब अगले इंतखाबात भी करीब आने वाले हैं, ऐसे में हुकूमत ने अगर गुड गवर्नेंस नहीं की तो आने वाले दिनों में यकीनी तौर पे तहरीक इंसाफ को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब अब 1 करोड़ की आबादी को रिलीफ पैकेज देने की भी बात कर रहे हैं ताकि इंतखाबात में किसी न किसी तरह से इस नुकसान को कम किया जा सके मेरे ख्याल में। ज़रा क्लिप चलाइएगा चौधरी साहब।
अच्छा, ये बात सच है कि हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो ऑपोजिशन नहीं है बल्कि महंगाई है, क्योंकि इस महंगाई ने अवाम का वाकई जीना बड़ा मुश्किल कर दिया। और अवाम का जीना मुश्किल होने का मतलब क्या, सीधा सीधा कि PTI के लिए मुश्किल का बढ़ना, क्योंकि आम इंतखाबात में वोट लेने के लिए तो इसी अवाम के पास जाना है। और अगर अवाम मुश्किल में होगी, दुहाइयाँ देगी, परेशान होगी, बेचैन होगी, मुतमईन नहीं होगी, तो फिर इसका मतलब सीधा सीधा क्या बनता है, बच्चा बच्चा समझता है। इसलिए हुकूमत अपने तौर पर कह लें कि बड़ी कोशिश कर रही है, सारे हुनर आजमा रही है कि किसी तरह से ये जो आम आवाम है उसे रिलीफ दिया। गैर मुल्की कर्ज़ों ने, IMF की शराइत ने कह ले कि हाथ बांध रखे हैं, लेकिन ये जो अभी फवाद चौधरी साहब 1 करोड़ लोगों को ये रिलीफ देने की जो बात कर रहे थे ना, ये कह लें कि एटलीस्ट इस बात का सबूत ज़रूर है कि ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, हर हुनर आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत को पता है कि सारा मलबा जो पिछली हुकूमतों पर डालने का काम है ना, जो हम अब तक करते आए हैं, अब मज़ीद आगे इससे काम नहीं चलेगा। इस महंगाई के जिनको काबू करने के लिए अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और वो पिछली हुकूमतों पे मलबा डालने के अलावा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और हमें ही करना पड़ेगा, वरना ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में चीनी की जो कीमत है वो मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, और इस वक्त जो रिटेल सतह पर फ़ी किलो चीनी है उसकी कीमत है जी 125 से 130 रुपये, और इससे पहले मुल्क के जो मुख्तलिफ शहरों में फ़ी किलो चीनी 120 रुपये में भी फ़रोख्त हो रही थी। अब दूसरी जानिब एक बयान में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने कहा कि हुकूमत ने क्या किया जी कि जो कीमत है गन्ने की वो कम से कम 225 रुपये फ़ी मन रखने का फ़ैसला कर लिया है, और पिछले माह पंजाब हुकूमत ने महंगी चीनी फ़रोख्त करने पर जो शुगर मिल्स मालिकान हैं उनको गिरफ्तार भी किया था। अच्छा, चीफ सेक्रेटरी पंजाब के मुताबिक चिनार शुगर मिल्स फैसलाबाद, शक्करगंज शुगर मिल्स झंग और पसरू शुगर मिल्स गुजरांवाला के मालिकान और इंतज़ामिया के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो भी दर्ज किए गए हैं, और उनका ये भी कहना था चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कि चीनी की मुकर्ररा से ज़ायद जो कीमत है उस पर फ़रोख्त की सूरत में कार्रवाई की जाएगी और सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अब खबर क्या आ रही है कि शुगर मिल्स मालिकान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने फ़िलहाल जो नया क्रशिंग सीज़न है वो शुरू ना करने का फ़ैसला किया, जिसके बायस चीनी की जो कीमतें हैं उसमें यकीनी तौर पे ना सिर्फ इजाफा बल्कि होश देखा जा रहा है। इस सिचुएशन में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है, माहिर मुआशरियात खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब ज्वाइन करने के लिए, और अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, चेयरमैन होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन, आपका भी बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब वक्त देने के लिए। पहले मैं खुर्रम साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। खुर्रम साहब, खबर ये जी यूटिलिटी स्टोर्स के लिए चीनी की जो दरामद का तीसरा 50,000 मेट्रिक टन का जो टेंडर है वो मनसूख कर दिया गया, और इससे पहले जो दरामदी चीनी है उसकी महंगी तरीन जो बोली है वो 117 रुपये फ़ी किलो मिली थी, और जिसका टेंडर भी मनसूख कर दिया गया था। क्या हुकूमत ने, हम कह सकते हैं कि बहुत देर कर दी है चीनी दरामद करने का फ़ैसला करने में? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये बात तो यह है कि एक फ़ैसला तो दुरुस्त हुआ है कि जो गन्ने की जो इब्तदाई कीमत होती है उसमें जो है इजाफा किया गया है। ऑफकोर्स फार्मर्स के लिए उसमें बेहतरी होती है, होनी भी चाहिए, और वो तकरीबन 12.5% है पिछले साल के मुकाबले में, जो कि मेरे ख्याल में ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही हैं सारी कमोडिटीज़ की, फूड कमोडिटीज़ की, और उसके अलावा जो है लोकल इन्फ्लेशन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको मेरे ख्याल में कोप करने के लिए 12.5% का इंक्रीज़ जो है वो ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो है वो बम्पर क्रॉप आई है इस मरतबा, और मैसिव बम्पर क्रॉप है चीनी की, सॉरी गन्ने की, तो वो चीनी की कीमत में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही नीचे जाने में? क्योंकि देखें, पिछले साल जो है वो कोविड था, उससे पिछले साल टेडी दिल का हमला था, तो वीट की क्रॉप हो या शुगर की क्रॉप हो या और दूसरी क्रॉप्स हों, उन सब में जो है ज़्यादातर डिक्लाइन था, और इवन कॉटन में भी डिक्लाइन था। लेकिन इस मरतबा ना सिर्फ वीट की बम्पर क्रॉप आई है बल्कि शुगर की भी आई है, और दूसरी फसलें भी बेहतर हुई हैं। तो पॉइंट ये है कि जब तक ये रिलीफ जो है या ये बम्पर क्रॉप जो है ये ट्रांसफ़र नहीं होती इनटू डिक्लाइन इन मार्केट रिटेल प्राइसेस जो कि कंज्यूमर को मिलती हैं, तब तक जो है ऐसी बम्पर क्रॉप का फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि जो मिडल मैन होते हैं, ऑफ कोर्स प्राइस क्योंकि स्ट्रक्चर्ड मार्केट्स नहीं है, और फार्म टू मार्केट यानी कि जो एक क्रॉप प्रोड्यूस होती है और वो रिटेल प्राइस बनने प्रोडक्ट बनने तक जो एंड मार्केट तक जाती है,
उसमें अभी भी बहुत फर्क है, उसमें बहुत सारे मिडिल मैन है। तो ये सारे मिडिल मैन जो है ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है। जब तक स्ट्रक्चर्ड नहीं होंगे, कैपिटल की फराहमी सही नहीं होगी, क्योंकि किसान को जो कैपिटल फराहम किया जाता है वो भी बहुत महंगे रेटों पे किया जाता है। बैंक जो है वो आते नहीं है नॉर्मली इतनी छोटी मार्केट्स में, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस तरह से है नहीं। माइक्रो फाइनेंस है लेकिन उनकी इतनी पेनिट्रेशन अभी है नहीं, और एसएमईज जो है और माइक्रो एसएमईज जो है अभी भी जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि एक तो स्ट्रक्चर्ड मार्केट का ना होना, दूसरा फार्म टू मार्केट पूरे बीच में जो है वो इनएफिशिएंसीज होना, कैपिटल की प्रोविजन ना होना। तो ये सारी चीज़ें रिजल्ट कर रही हैं इस चीज़ में कि जो एंड कंज्यूमर प्राइस है वो कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही है, इसके बावजूद कि आपकी बम्पर क्रॉप आ रही है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल इशू है। इसको सिर्फ हम इस तरह से देखेंगे कि जी एक मरतबा जो है वो प्राइस बढ़ा दी गई है और एंड कंज्यूमर प्राइस नहीं गिर रही, तो ये एक छोटा इशू नहीं है, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसको गवर्नमेंट को जो है वो टेकअप करना चाहिए। सही, ठीक है जी। अब्दुल रऊफ साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि इस वक्त आप लोगों को होल सेल में जो चीनी है तो वो किस रेट पर मिल रही है, और ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया जो है क्या आप लोगों को सप्लाई नहीं दे रहा है? देखिए ऐसा नहीं है, जो चीनी कल यानी संडे था और सैटरडे को 115 रुपए थी जी जी एक्स मिल, आज 119 रुपए हो गई। अब होलसेल में जाके ये 121 हो गई। अब रिटेल में जब आप लेने जाएंगे तो 130 रुपए से कम ये चीनी नहीं फरोख्त होगी। डायरेक्ट कंज्यूमर रिटेलर है, मेन बेसिक आप समझें। कोई भी 100 किलो या 50 किलो नहीं लेता है, 1 किलो लेगा चीनी, 2 किलो लेगा, इसी तरह होता है। अब हमारे यहाँ होलसेल का और रिटेल का डिफरेंस भी इतना है कि 25% डिफरेंस है, जिसका चेक एंड बैलेंस ही कोई नहीं है। और दूसरी बात ये जो साहब ने अभी बात की, मेरा ख्याल है उन्होंने बताया कि जी ये मिडिल मैन का किरदार। देखें जब गन्ने के रेट थे जो पिछला साल गुजरा है, 200 का रेट फिक्स किया था 40 केजी का, उन्होंने हाईएस्ट करके लोगों ने खरीदा, मिडिल मैन ने बीच में से लिया, और ये 260 तक की एवरेज पे शुगर मिल मालकान ने गन्ना लिया, जिस पे शुगर मिल मालकान को सेल टैक्स के साथ 73 रुपए का 73 रुपीज की शुगर पड़ती थी। आप मुझे बताएं कौन सी ऐसी कयामत आ गई कि आज 119 है और कोई कंट्रोल है? कहीं कंट्रोल है क्या? शुगर माफिया या शुगर कंट्रोल करने में या गवर्नमेंट अपनी रीट कायम करने में क्यों नाकाम है? क्यों इदारे काम नहीं कर रहे? बेसिक तो ये है, जब हम क्रॉप हमारा अपना है, एग्रीकल्चर हम गन्ने में भी हैं और गंदुम में भी हैं, लेकिन आप देख लें कि दोनों में फेल है। हमको इंटरनेशनल मार्केट इसमें टच में नहीं है हम, कि इसको हम इंटरनेशनल मार्केट से हम जोड़ते हैं हर वक्त। ऐसा नहीं है, इदारे काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा खुर्रम साहब, जो शुगर मिल्स मालिकान इन्होंने हमेशा से हुकूमतों को ब्लैकमेल किया है और ये किसानों को भी आपको पता है कि टाइम से पैसे नहीं देते हैं। आखिर कोई तो हल होगा इस बात का कि शुगर मिल्स को और चीनी की जो कीमतें हैं इसको कंट्रोल किया जा सके? देखें मैं फंडामेंटल बात करूंगा, और वो ये है कि जब जो डिसीजन मेकर्स हैं वो खुद अगर पार्लियामेंट में बैठे होंगे, या जो जिनका कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिनकी जो है वो कारोबार होंगे और उसी कारोबार पे वो फैसले करने वाले भी खुद होंगे, गवर्नमेंट और ये कह लेंगे स्टेट और नेशन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कहते हैं, उसके हिसाब से अगर आप काम नहीं करेंगे और फिर आप फैसले सारे वो लेंगे जिस पे आप खुद बैठ के जो है वो उस मिनिस्ट्री पे या उस फोरम पे खुद बैठे होंगे, और आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा। यानी कि मेरा एक गन्ने का कारोबार है या मेरा चीनी का कारोबार है और मैं ही जो है एग्रीकल्चर पॉलिसी बना रहा हूँ, तो ये तो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना। अभी जैसे हुआ भी है, इस गवर्नमेंट में भी हुआ है, पिछली गवर्नमेंट में भी हुआ है। पिछली गवर्नमेंट में अगर 30% हिस्सा था चीनी वालों का, इस गवर्नमेंट में 45% हिस्सा था। तो पॉइंट ये है कि फंडामेंटल्स ठीक करने हमने, ये हमें हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। आपको ये हमेशा नजर आएगा कि जो प्राइसेस इतनी बढ़ रही हैं, वहाँ पे तो क्रॉप हमारी इतनी हो रही है, कभी एक्सपोर्ट हो गई है पता भी नहीं चला, और हमारे पास स्टॉक कितना ये भी नहीं पता चला, सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, हमने इम्पोर्ट किया तो वो महंगी हो गई। चीनी तो देखें सबसे बड़ी बात ये है कि दुनिया में तो चीनी का इस्तेमाल कम से कम होता जा रहा है, खासकर ये वाइट शुगर का, रिफाइंड शुगर का, क्योंकि ये सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। तो हमारे तो हेल्थ मिनिस्ट्रीज कहाँ हैं, हमारे फूड की जो क्वालिटी फूड कंट्रोल वाले वो कहाँ हैं? तो पॉइंट ये कि हम फंडामेंटल बात करें, इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करें। नंबर 1 कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसका है, किसको हमने डिसीजन पे बिठाया हुआ है और उसका क्या कॉन्फ्लिक्ट है उस बिजनेस के साथ, नंबर 1।
दूसरा सही। आपके पास ये हेल्थ रिलेटेड जो क्वालिटी कंसर्न्स हैं ये वाले, कि हम कौम को क्या खिला रहे हैं, कौम को क्या पिला रहे हैं। हम अगर हम ये करते रहेंगे तो क्या हमारी कौम जनरेशन आगे जाते हुए बेहतर होंगी, मेंटली फिजिकली बेहतर होंगी, क्या नुकसानात हैं इसके, क्या फ़ायदे हैं, और कौम को एक्सचेकर पे कितना जो है वो नुकसान हो रहा है इन मिलों का और इस मिडलमैन का इस तरह से होने से क्या फ़ायदा हुआ आज तक। तो ये फंडामेंटल हम जब तक बात नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे चीज़ों को, मेरा नहीं ख्याल कि ये हम जो है कभी इससे निकल पाएंगे। ये हमेशा आपको नज़र आएगा 120 की चीनी हो जाएगी, कभी 150 की हो जाएगी, कभी 70 की मार दाड़ करके आ जाएगी, ज़बरदस्ती 70 पे 60 70-80 पे आ जाएगी। और आप ये देखें पिछले 1-1.5 साल से शुगर माफिया की बात आप कर लें या शुगर वालों की बात कर लें, और कितना ज़्यादा एक्शंस भी लिए गए, लेकिन प्राइसेस नीचे आई हैं। एंड कंज्यूमर को तो प्राइसेस नीचे नहीं मिली, उसको तो महंगी की महंगी मिलती जा रही हैं। तो क्यों ऐसा? वो इसलिए ऐसा है कि जो मैंने फंडामेंटल बातें आपसे दो की हैं, इसका प्रॉब्लम है। इसको जब तक हल नहीं करेंगे, ये चीज़ें जो है ये इफेक्ट्स हैं, कॉजेज नहीं है जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा अब्दुल रऊफ साहब, आपकी तरफ मैं आ रही हूँ। ये जो ग्रॉसरी की कीमतों में इजाफा हुआ है और ख़ासतौर पे पिछले 1-2 महीने से तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया है, लोग बहुत परेशान हैं। इसकी क्या वजह है? हुकूमत ये कहती है जी महंगाई हुई है, लेकिन जो होलसेल वाले हैं वो नाजायज़ मुनाफा रखते हैं, जिसकी वजह से कीमतें जो है वो आसमानों पर पहुँच जाती हैं। क्या वाकई ऐसा है? देखिए मैं आपसे अर्ज करूँ कि देखिए पहले तो चीनी पे आपने की बात, मैंने चीनी में आपको बताया कि ये मसाइल हैं। अगर ये 225 का भी रेट रखते हैं तो भी चीनी 74 से ऊपर नया करोब भी नहीं जाएगा। लेकिन रेट कायम करना ये गवर्नमेंट का काम है, हमारा नहीं। अब दूसरी बात आ गई, हमारे यहाँ जो गंदुम है, गंदुम हमारे यहाँ बेसिक खुराक है। गरीब आदमी को 2 वक्त की 2 रोटी मिल जाए पानी के साथ ही, क्योंकि आजकल का बजट जो है, जो किचन का बजट है, वो 20,000 रुपये तनख्वाह है, वो कैसे रोटी खाए, ये भी एक मुश्किल मरहला आ गया है। तो देखिए आप आटा जो हमें फराम होना चाहिए 52 रुपए 54 रुपए में 67 है। अब जब इस पे सब्सिडी दी जाती है रूरल मिल मालकान को, तो मैं पूछने का राइट रखता हूँ कि वो 54 रुपए में आटा होलसेल में क्यों नहीं बेच रहे हैं? ये आटा कहाँ बिक रहा है? अच्छा, सेकंड बात आप सोचें कि 61 रुपए में गंदुम आ रही है बाजार में। 61 रुपए में गंदुम जो आ रही है वो मिडल मैन ने जखीरा किया है। क्यों उनको नहीं रोका गया? क्योंकि गंदुम का जखीरा नहीं कर सकते आप। महंगाई का कंट्रोल करने का सिस्टम है ना, वो सिस्टम को राइज किया ही नहीं जा रहा, हर जगह पे बेलगाम छोड़ा जा रहा है। अब आपने पूछा कि कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। दालों की कीमतें डॉलर की वजह से 15% अफेक्ट आया। 15% जो इंटरनेशनल बाजार हैं वो तेजी हुई तो वो अफेक्ट आया, तो तकरीबन 30% अप हुई। अब आप इसको एग्जाम ऐसे ले लें कि अगर कोई दाल कहता है कि मुझे मूंग की दाल चाहिए, तो कोई 50 किलो तो वहाँ होलसेल से नहीं लेगा ना, 1 किलो डायरेक्ट कंज्यूमर रिटेलर है। तो वहाँ जब वो जाती है चीज 100 रुपए वाली चीज 150 रुपए की बिकती है रिटेल में। चेक बैलेंस क्यों नहीं है? क्यों उनको पाबंद नहीं किया जाता? भाई इतना नफा रखना है आपने। कुकिंग ऑयल की कीमत आप देख लें, आसमान से बातें कर रही है। अगला जो महीना आएगा 500 रुपए मजीद बढ़ जाएंगे। 500 रुपए किलो से नीचे नहीं होगा तेल की। ये सारे साइन बता रहे हैं, लेकिन हम तो यहाँ कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि जो हमारी जरी अपनी हमारी जो गन्ना और गंदुम, उस पर ही हमारा कंट्रोल नहीं है, तो इंटरनेशनल में कहाँ से कंट्रोल करेंगे हम? ठीक है। अच्छा कुरम साहब, लास्ट में मेरे पास 1 से 2 मिनट हैं, आपका लास्ट कमेंट मैं चाहूँगी, और ख़ास तौर पर ये इस पर ज़रा बता दीजिएगा, जो करंट अकाउंट खसारा है ये भी पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इस फैक्टर से कितना असर पड़ा है ये महंगाई पर? जी देखें, होता ये कि जब भी करंट अकाउंट बढ़ता है उसमें एक बड़ा पोर्शन जो है वो इम्पोर्ट्स का है। हम बाहर से चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स उसमें ज़रूरियात की चीज़ें भी काफ़ी हद तक हैं, और उसमें फूड और एनर्जी, खाने पीने का तेल हो गया या इस्तेमाल का जलाने का तेल हो गया, उसके साथ साथ जो है आपके यहाँ जो बेसिक फूड है वो भी इंपोर्ट हो रहा है। आप अगर ये शुगर में जो है आपको इंपोर्ट करनी पड़ रही है, अगर वीट इंपोर्ट करनी पड़ रही है शॉर्टफॉल करने के लिए, तो ये इसका भी पोर्शन जो है इंपोर्ट्स में आता है, और फिर साथ में मशीनें इंपोर्ट हो रही है। तो इसकी वजह से रुपये में जो है ना वो इम्पैक्ट पड़ा है, और रुपये में आपने देखा है काफ़ी ज़्यादा गिरावट नजर आई, अब थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, और गिरावट की वजह से महंगाई बढ़ती है। मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ, 10% अगर जो है आपकी करेंसी की कदर में कमी होती है तो 3% महंगाई में इजाफा होता है, यानी कि अगर 9% महंगाई है तो वो 12 पे चली जाती है। तो ये फर्क पड़ता है, और इसी तरह रुपये इम्प्रूव होता है तो वापस आता है। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा फर्क पड़ता है महंगाई और इंटरनेशनल मार्केट।
ठीक है अब्दुल रऊफ साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मेरे पास सिर्फ आखिरी मिनट है। जी 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 मेरी बात देखें, टीसीपी से शुगर इंपोर्ट हो गई, वो यूटिलिटी स्टोर को फराहम कर दी गई, उससे कोई बाजार में गरीब आदमी का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर सफेद हाथी है। आप समझ लें वहां से कभी भी सब्सिडी का फायदा किसी को नहीं मिला। इसकी वजह है कि यूटिलिटी स्टोर यानी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हैं। कौन ट्रांसपोर्टेशन का खर्च करके वो लेने जाएगा? आप खुद सोचें। सब्सिडीज कम से कम जायज जगह पे जाए, होलसेल से रिटेल में फराहम हो तो मोहल्ले मोहल्ले पहुंच सकती है। ये सब्सिडी भी बिल्कुल गलत इस्तेमाल हो रही है, चाहे गंदुम में हो चाहे चीनी में हो, गलत इस्तेमाल हो रही है। इसका कोई फायदा नहीं है, यूटिलिटी बंद कर देनी चाहिए। ठीक है जी दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मुशीर खजाना शौकत तरीन साहब कहते हैं कि IMF से जो मामलात हैं वो तय पा गए हैं। रवां हफ्ते IMF से मुआहदा हो जाएगा। हुकूमत हर शोबे में बेहतरी के लिए इस्लाहात जारी रखे हुए है। पाकिस्तानी ताजरों के लिए तिजारती मौके भी पैदा कर रहे हैं और पाकिस्तानी तिजारती मरकज़ और जो ट्रांजिट के मंसूबे हैं उस पर भी कोशा है पाकिस्तान। और ना दूसरी तरफ सऊदी पैकेज के बाद से जो इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की निस्बत रुपये की कदर में मजमूई तौर पर 3 रुपये 97 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर की कदर मजीद 60 पैसे की कमी से 172 रुपये 20 पैसे पर बंद हुई है। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अशफाक तौला साहब, माहिर मुआशियात हैं, और उसामा गाजी, सीनियर एंकर पर्सन और एनालिस्ट बोल न्यूज़। आप दोनों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अशफाक से पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो माहिरीन कहते हैं कि जी IMF के साथ कर्जों के जरा का मुआहदा तय पाने और जो कर्जों की किस्त है वो जारी होने की वजह से डॉलर की कदर में जो मजीद नुमाया कमी के इम्कानात हैं, आप क्या समझते हैं? वाकई ऐसा होगा कि डॉलर मजीद सस्ता होगा? टेम्परेरी तो बिल्कुल बात है कि हो जाएगा, मगर लॉन्ग टर्म में जब तक आपकी सिचुएशन ट्रेड की बैलेंस की जो खराब है, और अगर आप कर्ज लेते रहेंगे, अगर IMF की आ जाती है और IMF की ट्रेंच में आपको क्या खोना पड़ेगा, ये आप कर रहे हैं डॉलर को, और जिस तरीके से रूपी को स्टेबल करने के लिए की जा रही है, मैं नहीं समझता हूँ ये कोई बहुत बड़ा आपके लिए, बहुत लॉन्ग रन के लिए आपको ये फायदा पहुंचाएगा। बिकॉज IMF की जो कंडीशंस हैं, और अगर उसके हम चलते हैं, मेरे ख्याल वज़ीर खजाना बेहतर समझते हैं पाकिस्तान की मईशत के, वो इस वक्त कप्तान है। मैं समझता हूँ ये बहुत कड़ी शराइत है कि आपको टैरिफ में इजाफा करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेबलाइजेशन करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल स्टेबलाइजेशन का मतलब ये है आपको पेट्रोलियम दे। दूसरा वो जो उनकी कंडीशन में है वो ये है कि आपका जो इंटरेस्ट है, यानी शराय सूद है, वो आपके अफराते दर से 2 ज्यादा होना चाहिए। तो अगर अफराते दर हमारा 8 से 9% है तो शराय सूद वो 11 जा रहे हैं। फिर वक्त हमारा शराय सूद है 7.25%। तो अगर ये आप सब चीजें करने लगे तो मैं समझता हूँ कि एक आपकी मईशत फिर दुबहाली का शिकार हो जाएगी, और मैं नहीं समझता कि ये लॉन्ग टर्म के लिए सकते हैं। जी ठीक है। अच्छा अशफाक साहब, ये भी जरा बताइए जो सऊदी पैकेज है, इसके बाद मईशत में कुछ आपको बेहतरी नजर आ रही है? देखिए पैकेज आप किसको कहते हैं? ये पैकेज नहीं, आप कहें सऊदी लोन। सऊदी लोन जो कि खुद वो अनाउंस कर रहे हैं 7.25%। अच्छा जी जी। तो पैकेज ये देखिए, ये नहीं कह सकते कि ये लोन है, मतलब डील है, तो ये पैकेज। तो ये पैकेज और लोन में डिस्टिंक्शन ना करें। ये लोन है और ये लोन कमर्शियल लोन है। आप कमर्शियली लोन दे रहे हैं, वो तो उन्होंने आपको अभी दे दिया है कि आपका फॉरेन एक्सचेंज का बैलेंस बढ़ता रहे। वैसे देखिए एक बात बताऊं, पहले जो आपको और आप फिर वो दे रहे हैं, और आपकी जो है पहले भी लेफ्ट हुई थी $2.6 बिलियन की ऑयल फैसिलिटी, अब 1.2 बिलियन की उन्होंने और दे दी है। तो मेरा ख्याल है इसमें इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेरी रिलीफ जरूर है। आप समझ लें ये कैंसर के मर्ज में पैराडोल।
ठीक है। अच्छा उसामा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, इस पूरी सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं, और ये जो पीटीआई हुकूमत की अब तक की पॉलिसीज़ हैं खासतौर पर मईशत को लेकर, आप उससे मुतमईन हैं? जब वबा आई तो सब ने इनको अप्रिशिएट किया कि जिस तरह से इन्होंने मईशत का पहिया चलने दिया, मामला जो है काफ़ी हद तक बेहतर है। ठीक है। और उसके बाद जब जिस तरह से मार्केट में डिमांड बढ़ी है इंटरनेशनली चीज़ों की, ऑयल की, सारी एक चीज़ दब गई हुई थी, लेकिन फैक्ट्रीज बंद थी, डिमांड उस तरह नहीं थी, वबा की सूरत हाल थी। उसके बाद जब ये बाइंग का सिलसिला हुआ है, सप्लाई लाइन का मसला है, तो उसके बाद आप देखें कि प्राइसेस ऊपर से ऊपर जाती चली गई हैं। IMF के पास जाना आपकी मजबूरी था, ये बिल्कुल उस तरह था कि आते ही इन्होंने कहा कि ओहो नहीं, हम IMF के पास जाने के, मैं तो खुदकुशी कर लूंगा, इस तरह की बातें। फिर वो रहता है ना रियलिटी स्ट्राइक्स, तो जब उसका हकीकत का सामना हुआ तो फिर IMF के पास भी जाना पड़ा। वो उसके बावजूद कि सऊदी अरब से भी लोन लिया था, UAE से भी, जिसको आपने बिल्कुल सही, हम तो आम आदमी तो पैकेज ही कहेगा ना जी, हमारे लिए तो इसलिए था कि जी आम कर्जों की निस्बत तो वो बेहतर मिल रहा था। अब दोबारा हमें सऊदी अरब की तरफ जाना पड़ा है, और IMF के पास भी। IMF के पास सिर्फ ये नहीं है कि हमें $1 अरब मिलेगा, और डॉलर की जो आपने बात की वो यकीनन थोड़ा सा कम होगा, और सस्टेन तब करेगा जब हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। अब अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने ये तो खुशखबरी सुना दी कि जी हमारी पिछले साल की निस्बत अक्टूबर में 17.5% ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हुई हैं, और $2.471 अरब हुई हैं। लेकिन खुद वो कहते हैं कि $2.6 अरब हमारा टारगेट था, तो हम टारगेट को भी नहीं अचीव कर पा रहे। एक्सपोर्ट्स हमारी उस तरह नहीं बढ़ रही, इंपोर्ट्स में अभी भी फर्क है। अब होता यह है कि इस गवर्नमेंट ने क्या किया, जब हफीज शेख साहब थे उन्होंने कहा जी इंपोर्ट्स कम कर दो, बैलेंस पेमेंट ठीक होने लग गया। आपने सुना था कि आ गया जी हम सरप्लस में चले गए हैं, हम पहली दफा हुआ है सरप्लस में चले गए, यानी हमारे पास डॉलर्स बचे ज्यादा हैं, खर्च हमारे कम हुए हैं, यानी हमने इंपोर्ट्स कम कर दी, ऊपर से रेमिटेंसेस, फॉरेन रेमिटेंसेस जो आ रही थी उसकी वजह से हमारे पास डॉलर जो है वो बढ़ने लग गया, और फिर डॉलर एक स्टेबिलिटी आ गई। लेकिन फिर क्या हुआ, मईशत स्लो डाउन हो जाती है, इंपोर्ट्स आप नहीं कर रहे होते, महंगी कर देते हैं। जब इंपोर्ट्स आप सस्ती करते हैं, यानी उस पर टैक्स कम करते हैं, कि अच्छा जी गाड़ियों का आपने सुना कि जी गाड़ियां सस्ती कर रहे हैं, वो इतनी ज्यादा हो गई कि जनाब आपके पास अब डॉलर्स की कमी होगी। तो ये एक बड़े विशियस साइकिल में हम हैं, जब तक हम एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाते और अंदर से हम टैक्स नहीं बढ़ाते। टैक्स का भी इमरान खान साहब बड़े खुश नजर आ रहे हैं कि जी टैक्स पहले से बढ़ गया है, लेकिन उसमें इंपोर्ट्स का भी हाथ है कि इंपोर्ट ड्यूटी जब आप देते हैं, इंपोर्ट्स इतनी ज्यादा हो रही है, वहां से भी आपको टैक्स मिल रहा है। तो इस साइकिल से निकलना आसान नहीं है, अनलेस कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। अनफॉर्चुनेटली कोई ये नहीं हो सकता कि मैं कहूँ जी हम 1 महीने में 2-3 महीने में बढ़ा लेंगे। इंडस्ट्री लगने में टाइम लगता है, उसकी प्रोडक्शन में टाइम लगता है, उसके बाद उसने बाहर जाना, एक्सपोर्ट होनी है। तो इस तरह हमें ये पूरी सोच है, इस हुकूमत की सोच जरूर नजर आ रही है कि हमने एक्सपोर्ट की तरफ जाना। ठीक है। अच्छा सामा, एक लास्ट में मैं जानना चाहूँगी, 1 से 1.5 मिनट है, ये जो हुकूमत का ये मौक़िफ़ बार बार सामने आता है कि जी महंगाई अगर पूरी दुनिया में हो रही तो पाकिस्तान में भी होगी, इस पर अवाम बड़े सीखपा होते हैं, बड़ा मतलब लोग अपने अपनी दायरा कार में रह के जितना एहतजाज कर सकते हैं। कोई टीवी देख रहा, टीवी तो तोड़ने से रहा, किसी का गिरेबान तो पकड़ने से रहा, लेकिन आप भी लोगों में बैठते हैं, उठते हैं, तो लोग जिस तरह एहतजाज बेचारे कर सकते हैं करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको इनका मौक़िफ़ सही लगता है? ये ऐसी है, देखिए, क्योंकि जब बाहर महंगाई होती है तो साथ आपकी जो इनकम है वो भी बढ़ती है, आमदनी में भी इजाफा होता है, फिर वहाँ पे ये खामोश हो जाते हैं। ये ऐसे ही है जिस तरह एक इंसान, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, मरीज़ है हॉस्पिटल में, और आप उसको जाकर कहें नहीं परेशान ना हो, देखो सारे तो हैं, सारी मरीज़ है, उसकी तकलीफ तो नहीं कम हो रही उससे, आपके उससे सबको लग रहा है या क्या हो रहा है, नहीं तुम ऐसे ही शोर कर रहे हो, देखो तुम्हारी याद बाकी से बेहतर, उसकी जो तकलीफ है वो तो वही जानता है। तो जो गरीब आदमी है उसका तो गुजारा नहीं हो रहा। तनख्वाहदार, आपने देखा कि तनख्वाहें को बढ़ गई हूँ, खुद कह रहे हैं कि जी लोगों की कीमतें खरीद भी बेहतर हो गई है। तो जिसकी तनख्वाह जितनी थी, क्या उसकी तनख्वाह कोई 4-5 महीने या 1 साल में जिसकी 20-25 हज़ार तनख्वाह थी, क्या उसकी आज 40 हज़ार हो गई है? उसके खर्चे तो ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनके लिए जीना मुश्किल होता चला जा रहा है। लेकिन हाँ, ये फैक्ट है कि पूरी दुनिया में एक महंगाई की लहर ज़रूर आई है, और पाकिस्तान में अगर आप देखें तो हमारे पास इतने फॉरेन रिजर्व्स ही नहीं हैं कि हम अपने गरीब तबके को उससे बचा पाएं। इसलिए आप देखते हैं चीनी महंगी से महंगी होती जा रही है, गंदम का बहरान आपको से बात है, अगर आपकी इनकम उतनी ही है, आपकी आमदनी उतनी है, आपके पास उतने ही पैसे हैं और चीजें डबल रेट्स पे मिल रही हैं, तो कैसे गुजारा होगा? हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल हो रहा है। कुछ लोग कर्ज लेते हैं, अब जिसके पास 20,000 है महीने का और जो कीमतें हैं वो 30,000 पे पहुंच गई, वो 10,000 के किसी से लोन लेगा, उधार मांगेगा, क्या करेगा? नौकरी कोई और करेगा, फिर यही पार्ट टाइम जॉब करेगा, खुराक में या कॉम्प्रोमाइज करेगा, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल है। हाँ, ये जरूर है कि गवर्नमेंट कह रही है कि जी हम अब ये करेंगे, डायरेक्ट सब्सिडी देंगे, मिसाल के तौर पे कार्ड सिस्टम ला रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर का कहते हैं, वहाँ तो कीमतें बढ़ जाती हैं, तो अब कोई मेरा ख्याल है राशन कार्ड की तरफ ये जा रहे हैं, पता नहीं कब होगा, एहसास प्रोग्राम के थ्रू वो कह रहे हैं, कहते जरूर है, लेकिन अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।